जय भीम साथियों। अभी बेरोजगार का लेकर के मामला चल रहा है और निजीकरण की आंधी इस देश में जो चल रही है उसे रोकने के लिए आज भी कोई भी ताकत इकट्ठी नहीं हुई है। यानी जिस समाज के सबसे ज़्यादा अधिकार प्रभावित हो रहे हैं वो बहुत बड़ी आबादी इस देश की निजीकरण के खिलाफ शांत बैठी हुई है। इस निजीकरण के खिलाफ इनका शांत बैठे रहना निश्चित रूप से बहुत बड़ा घातक है, संविधान के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो आखिर ऐसे क्या कारण है कि निजीकरण जैसे मुद्दे पर लोग चर्चा नहीं कर रहे, लोग सक्रिय भागीदारी नहीं कर रहे। कुछ बच्चों ने अपना राष्ट्रीय जो एक प्रदर्शन किया है, लेकिन वो लड़के हैं जो तैयारी करने वाले लोग हैं। बड़ी मात्रा में वो लोग नहीं हैं जिनको ये अधिकार मिले थे। 85% जनसंख्या जो रहती है उसका जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी जब उस पर कुठाराघात हो रहा है तब ये खामोश हैं। हम किस महामानव की इंतजार में हैं? मोदी लगातार निजीकरण करता चला जा रहा है। नीति आयोग जिस तरह से बना था उसका कोई भी ढंग से स्ट्रक्चर नहीं है। नीति आयोग किस आधार पर निजीकरण की सिफारिश करता चला जा रहा है वो कोई समीक्षा का विषय नहीं है। ना संसद में समीक्षा का विषय बन रहा है, न राज्य की विधानमंडल में। और विपक्ष की पार्टियां तो बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लोकतंत्र को स्थायी रखने के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है। विपक्ष की भूमिका में जहां बहुजन समाज की पार्टियों को होना चाहिए था वो गायब है। इसीलिए निजीकरण जैसे मुद्दे पर विपक्षी लोगों ने जब मुद्दा नहीं बनाया है, जनता भी सामने नहीं आई। खैर, पार्टियां और राजनीतिक पार्टियां तो अलग बात है, लेकिन जो अम्बेडकरवादी संगठन होने का दावा करते हैं, सोशल वर्क करने का दावा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनकी द्वारा जो जनता तैयार की गई है वो निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं है? अगर कोविड-19 का आप आधार लेंगे तो ये अपने आप को आप बचा रहे हैं। हम सड़कों की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन लिखा पढ़ी वाला काम तो आप कर ही सकते हैं ना, वो भी आप नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या है कि निजीकरण को आप और हमने स्वीकार कर लिया है, या मनुवाद के आगे हम लोगों ने सरेंडर कर दिया है। कोई भी एक बड़ी ताकत, कोई एक बड़ा संगठन निजीकरण के खिलाफ नहीं है। हम लोगों ने कभी कुछ, अभी थोड़ी देर 15-20 दिन से पहले मुद्दा बनाया तो कुछ लोगों ने अपना राजनीति के चक्कर में उसका श्रेय लेने की कोशिश की। खैर, कोई काम करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन संगठन का जो प्रयास होता है, संगठित प्रयास होता है निजीकरण के खिलाफ, वो कहाँ है? जिसको बता दो कि निजीकरण के खिलाफ आपको आंदोलन करना है, वो अपने बैनर तले पहले से ही कुछ न कुछ कूदने लगता है। इसका मतलब है कि उनके पास भी निजीकरण के खिलाफ कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। ये आज बहुजन समाज के उन लोगों की दशा है, उन लीडर की दशा है जो डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को चलाने का दावा करते हैं, संविधान को बचाने का दावा करते हैं। ऐसे लोग आज संविधान के खतरे को भी नहीं समझ रहे हैं। अगर निजीकरण पूरी तरह से हो गया तो आपके बच्चों को नौकरियां देगा कौन? बड़ी नौकरियां तो कोई नहीं देने वाला। यह वर्ण व्यवस्था को लागू करने का 21वीं सदी का एजेंडा है निजीकरण। इस बात को समझिए। आज रिलायंस और एयरटेल जैसी कंपनियां हैं, अदानी की जो कंपनियां हैं उसकी टॉप सीट पे आप देखिए सॉरी, उसमें कितने दलित और पिछड़ों का भागीदारी है। जब संविधान का लागू राज है तब आपको शीर्ष पोस्टों पर नहीं लाया जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब 100% निजीकरण हो जाएगा तब तो आप वहां पर जाएंगे? तो इसका मुद्दा कौन बनाएगा? सड़कों पर लेकिन कौन जाएगा? हम और आपने कोविड-19 के चक्कर में कि भैया कोई प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है, प्रदर्शन नहीं करना है कोई, लेकिन रणनीति तो होती है। आप विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे आपके मायावती हों, ये एक इन्हें निजीकरण को एक राष्ट्रीय स्वरूप देना था।
क्या ये पार्टियां, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, ये दावे के साथ कह सकती हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो निजीकरण को खत्म करेंगे? जो मोदी ने कंपनियां बेच दी हैं उन्हें हम उन्हें द्वारा पुनः स्थापित करेंगे, हम पूंजीपतियों से लेकर के उन्हें पूरे चालू कराएंगे। क्या ये दावा कर सकते हैं? जब ये दावा नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये भी पूंजीवाद के समर्थक हैं। इस तरह से जो पूंजीवाद का जो नंगा नाच चल रहा है इस देश में और हमारे लोग उसमें शामिल हैं, ये निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत घातक होने जा रहा है। निजीकरण के रूप में संसाधनों की जो लूट है, सरकारी नौकरियों की जो लूट है और सही मायने में हमारे सामाजिक प्रतिनिधित्व की जो लूट है, उसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना ही पड़ेगा। हमारा जो भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, अब इसको इस तरह से पढ़ लो, हम भारत के विभाजित लोग मनुवाद से हारते रहेंगे अगर आपने संगठन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आने वाले इस खतरे को समझिए, अपने अपने स्तर से समझिए, क्योंकि निजीकरण के रूप में जो भयावह बेरोजगारी का जो अंबार आपके सामने आ रहा है वो आप भुगतेंगे, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ये 15% जो लोग हैं ये ऑलरेडी नौकरी से संतृप्त लोग हैं। बाकी जो बचे कुचे लोग होंगे ये निजीकरण के माध्यम से शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब था, आज चूंकि मेरी तबीयत भी खराब थी, आज पसीना भी काफ़ी मुझे आ रहा है, जबकि पंखा वगैरह सारा चल रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से 17 सितंबर को एक हम लोगों ने प्रदर्शन रखा है, जो मोदी का जन्मदिन भी है, वो एक अकस्मात है कि उसका मोदी का जन्म है, तो हमने उस दिवस को राष्ट्रीय चोर दिवस घोषित किया है और साथ ही बेरोजगारी दिवस। इस 2 दिन के रूप में 17 सितंबर को हम लोग प्रदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से आप उसमें भाग लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप भाग नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन नहीं चलेगा। इसलिए अपनी अपनी भूमिका निभाइएगा। जय भीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।